पार्ट 10 की शुरुआत वहीं से होती है जब मैथ्यू ईजन के घर आता है और एक रात वहीं रुकने की बात करता है। ईजन कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मेरे कहने पे यहाँ तक आ गए। तो मैथ्यू कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे बिना मुझे नींद ही नहीं आ रही। तो ईजन कहती है, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर मैथ्यू बताता है कि वैसे भी उसे सियोल में थोड़ा काम भी है और वो एक दिन यहीं रुकेगा। ये कहकर उसके रूम में जाने लगता है। तो ईजन उसे फौरन से रोककर खींच लेती है और कहती है कि मुझे पहले मेरा रूम साफ करने दो, और ये कहकर वो रूम के अंदर भाग जाती है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि जब ईजन काम कर रही होती है तो मैथ्यू उसके रूम में कैंडल्स जलाता है और लाइट्स ऑफ करके कहता है कि मेरे साथ आओ। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे लेके बेड पे आ जाता है। वैसे ईजन काफी नर्वस हो जाती है तो फौरन से रजाई के अंदर घुस जाती है और ये उम्मीद भी करने लगती है कि शायद वो भी उसके साथ आकर सोएगा। लेकिन मैथ्यू वो छोटा सा लकड़ी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाकर बजाने लग जाता है ताकि ईजन शांत होकर सो सके। तो ये देख ईजन उसके हाथ से वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेती है और पूछती है कि तुम कब सोओगे। तो मैथ्यू कहता है, तुम जब सो जाओगी तो मैं सोफे पे जाके सो जाऊंगा। अब ये सुनकर ईजन हैरान हो जाती है और उसे हिंट देने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ ही सोना चाहती है, लेकिन मैथ्यू नहीं मानता और उसे सुलाकर एक गुड नाइट किस देकर वहाँ से चले जाता है। फिर अगली सुबह दिखाते हैं कि एरिक जॉगिंग करने के लिए बाहर आया होता है और तभी उसकी मुलाकात अचानक ईजन से हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू सोफे से नीचे गिर जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। तभी उसे ईजन का नोट मिलता है कि वो एक्सरसाइज करने के लिए पार्क गई है। फिर मैथ्यू उठकर फ्रिज में रखा खाना टेस्ट करता है, लेकिन उसे सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही सॉल्टी लगता है, इसलिए वो खुद बाहर जाकर ग्रोसरी खरीदने निकल पड़ता है और वहाँ उसकी मुलाकात ईजन के डैड से हो जाती है और दोनों कहीं ना कहीं सेम चीज ले रहे थे। तो ईजन के डैड पूछ लेते हैं, क्या तुम लंच में ये बनाने वाले हो? तो मैथ्यू कहता है कि हाँ, क्योंकि घर पर रखी हुई साइड डिशेस काफी सॉल्टी हैं। फिर जब दोनों घर आने लगते हैं तो दोनों एक दूसरे को देख ये समझ लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। लेकिन जब वो दोनों एक साथ ईजन के घर पहुँचते हैं तब वो दोनों काफी हैरान रह जाते हैं और ईजन के डैड को ये बात बुरी लग जाती है कि मैथ्यू ने उनके बनाए साइड डिशेस को सॉल्टी कह दिया। तभी दूसरी तरफ ईजन और एरिक भी अपना मॉर्निंग रन खत्म करके वहाँ पहुँच जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि एरिक ईजन के डैड की खाना बनाने में मदद कर रहा होता है और ईजन के डैड उससे काफी इम्प्रेस्ड लग रहे होते हैं, जबकि वो मैथ्यू को बिल्कुल भाव नहीं देते और इसलिए वो बेचारा टेबल साफ करते हुए एरिक को गुस्से से देखे जा रहा होता है। इसके बाद चारों साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन वहाँ भी मैथ्यू और एरिक के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है क्योंकि दोनों ही ईजन के डैड को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन ईजन को थोड़ी सी मैथ्यू की चिंता होने लगती है क्योंकि जो खाना वो खा रहा था वो काफी स्पाइसी था। अब उनके जाने के बाद मैथ्यू खूब पानी पीता है और ईजन से कहता है कि उसे अपने डैड के हाथ से बने साइड डिशेस खाने चाहिए क्योंकि उनमें उनका प्यार और छिपी चिंता होती है और साथ ही उनको बनाने में उनकी खूब मेहनत लगती है। तो वही हिट में दिखाते हैं कि सॉन्ग डायरेक्टर डोंग से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या सच में 5 साल पहले ईजन को गुड मॉर्निंग क्रीम के बारे में कुछ नहीं पता था? तब डायरेक्टर डोंग बताती है कि ईजन सच में इस बारे में नहीं जानती थी क्योंकि उसे आखिरी समय में इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। और ये सच जानकर सॉन्ग हैरान हो जाती है और अब उसे रियलाइज होता है कि उसने ईजन को गलत समझ लिया। फिर डायरेक्टर डोंग ये भी बताती है कि मुझे पहले से पता था कि ईजन तुम्हारी बेटी है। साथ ही वो ये भी कहती है कि वो समझ गई थी कि ईजन बस अपनी माँ के साथ एक ब्रॉडकास्ट करना चाहती थी। यहाँ ये भी पता चलता है कि डायरेक्टर डोंग सॉन्ग की स्कूल फ्रेंड है और जब सॉन्ग ने अचानक 1 साल के लिए स्कूल छोड़ दिया था तो वो सॉन्ग को ढूंढते हुए उनके घर आई थी और तब उन्हें पता चला कि वो अब एक मॉम बन चुकी है। यहाँ घर पर दिखाते हैं कि ईजन मैथ्यू को अपनी माँ के साथ की कुछ पुरानी फोटोज दिखाती है, साथ ही वो छोटा सा पेपर भी जिसमें उसकी मॉम का फोन नंबर लिखा था, लेकिन अब ये नंबर मैथ्यू का होता है और ईजन इस बात को एक क्रेजी कोइंसिडेंस कहती है। वैसे ये सब देखकर मैथ्यू कहता है कि मुझे लगता है तुम अपनी मॉम को बहुत मिस करती हो, लेकिन ईजन तुरंत इस बात से इनकार कर देती है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि मैथ्यू और मूवॉन चैंगो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पार्टनरशिप को ऑफिशियली फाइनल कर देते हैं और फिर तीनों इस खुशी को सेलिब्रेट करने बाहर आते हैं। लेकिन बातों बातों में वूसू की बात निकल जाती है, वही जिसने सुसाइड किया था। अब चैंगो एक पुरानी बात याद करते हुए बताता है कि वूसू मैथ्यू को एक जीनियस की तरह अपने टीम में लाने के लिए कितना एक्साइटेड था। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया
दिखाया जाता है जहाँ मैथ्यू एक जॉब फेयर में जाता है और वहाँ उसकी नजर वोसू के संभाले हुए द यूएसयू के स्टॉल पर पड़ती है। जब वोसू ये साबित करता है कि उनके फूड ग्रेड कॉस्मेटिक्स इतने सेफ हैं कि उन्हें खाया भी जा सकता है, तब मैथ्यू ये देख काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है और उसी वक्त उस जॉब के लिए अप्लाई कर देता है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि फिलहाल मैथ्यू थोड़ा नशे में घर आता है और बिना कुछ कहे ईजन को हक कर लेता है और कहता है कि बस 1 मिनट के लिए ऐसे ही रहो। तो ईजन उससे पूछती है, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा? तुम मुझे बताओ, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तो ये सुनकर मैथ्यू के फेस पे स्माइल आ जाती है और फिर दोनों इसी पोजीशन में सोफे तक आ जाते हैं। देन ईजन उससे पूछती है कि उसने अपना नाम मैथ्यू क्यों चुना था, जबकि उसका ली हे सियोक नाम भी बहुत अच्छा है। तो वो बताता है कि ये नाम उसने सौमी की वजह से रखा था। फिर कुछ और फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ विलेज में क्रीम वाले इंसिडेंट के बाद मैथ्यू अपने घर के पीछे एक बेंच पर बैठा होता है, वो भी पूरा गिल्ट में डूबा हुआ। तभी सौमी उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है और पूछती है कि क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तो सौमी वहाँ से चली जाती है, लेकिन फिर वो रोज उससे मिलने आती है और उससे कुछ न कुछ देती भी है, कभी पानी तो कभी जूस, और कंफर्ट करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम बोल नहीं सकते हो तो। फिर वो एक दिन उसके लिए एक स्टोरी बुक लाती है ताकि वो बोर ना हो और सीधा उसके हाथ में ही थमा देती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मैथ्यू वो कोई जवाब ही नहीं देता। लेकिन उसकी आंखों में तब आंसू आ जाते हैं जो वो सौमी के चेहरे पर बने निशान देखता है। देन सौमी को उसका नाम नहीं पता होता तो वो वही किताब में लिखा हुआ मैथ्यू नाम उसे दे देती है और उसे उसी के नाम से बुलाने लगती है। और उस छोटी सी बच्ची को पता भी नहीं होता कि वो अनजाने में उसे कंफर्ट कर रही है। वैसे ये सब बताकर मैथ्यू ईजन से कहता है कि अगर शायद उस दिन सौमी नहीं होती तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरी तरफ एरिक सेक्रेटरी चा से छुपकर मिलता है। वैसे दोनों ऐसे मिलते हैं कि लोगों को उन पर शक नहीं भी होना हो तो भी हो जाए। खैर, वैसे एरिक को उससे पता चलता है कि मोवन की कंपनी ने एलाइट की बजाय एचओ कॉस्मेटिक्स के साथ डील साइन कर लिए और सेक्रेटरी चा को तो ये भी लगता है कि मिशेल शायद इसका बदला लेने के लिए कुछ बड़ा प्लान कर रही है, क्योंकि वो शांत बैठने वालों में से तो नहीं है। तो वही मैथ्यू ईजन से पूछता है कि क्या वो होटल वेकेशन पर जाना चाहती है। तो ये सुनकर ईजन एक्साइटेड हो जाती है और जल्दी से मान जाती है और वेकेशन पर जाने के लिए एक नेकलेस भी खरीद लेती है। और जब वो मैथ्यू को दिखाने की कोशिश करती है तो वो कहता है, क्या तुम्हारी गर्दन अकड़ गई है? तो ईजन कहती है, लेट हो रहा है, चलो। तब मैथ्यू स्माइल करते हुए कहता है कि तुम पर यह नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है, और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। वैसे ईजन ने ये सोचकर सारी तैयारियां करी होती है कि वो दोनों साथ में एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन जब दोनों होटल पहुंचते हैं तो उसे एक बहुत बड़ा वाला सरप्राइज मिलता है। दरअसल मैथ्यू ने ईजन के शो से लिए गए होटल पैकेजेस सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं लिए थे, बल्कि पूरे गांव वालों के लिए लिए थे। तभी वहाँ पूरी बारात पहुंच जाती है और विलेज के सारे लोग ईजन को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उससे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें हिट का टूर करवाए। हालांकि उसका कोई ब्रॉडकास्ट प्लान नहीं होता, लेकिन फिर भी ईजन जुगाड़ लगा के खुद एक फिलर शो में शामिल हो जाती है और पूरे ग्रुप को हिट स्टूडियो के अंदर घुमा घुमा कर सब कुछ दिखाती है। लेकिन जब कीहोंग आकर ईजन को बताता है कि एक मॉडल ने अचानक आने का प्लान कैंसिल कर दिया है, तो क्वांग खुद आगे आकर उसकी जगह ले लेता है और मेन मॉडल से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है और सभी गांव वाले ईजन का ब्रॉडकास्ट काफी इंजॉय करते हैं। फिर ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद संगमी क्वांग के पास आकर उसे एक सूट गिफ्ट करती है और कहती है कि तुमने मेरे सारे बेचे हुए प्रोडक्ट्स खरीदे हैं, मतलब तुमने एक होटल पैकेज भी खरीदा होगा, है ना? तो क्वांग कहता है हाँ। फिर संगमी कहती है कि हमें भी उन होटल वेकेशन पैकेजेस में से एक इस्तेमाल कर ही लेना चाहिए, और ये सुनकर क्वांग की तो बोलती ही बंद हो जाती है। तो वहीं विलेज में दिखाते हैं कि मोवन एरा की मदद करता है और दोनों मिलकर एक ओल्ड कपल के घर कॉफी डिलीवर करने आते हैं। लेकिन इसी दौरान एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। पता चलता है कि वहाँ रहने वाले ओल्ड अंकल का हाल ही में एक्सीडेंट हुआ होता है, जिस वजह से वो चल फिर नहीं कर पा रहे होते और उन्हें वॉशरूम जाना होता है। तभी मोवन उन अंकल की मदद करते हुए उन्हें वॉशरूम तक ले जाता है, और बल्कि इसमें उसके कपड़े भी खराब हो जाते हैं, लेकिन मोवन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे उनकी मदद करके काफी खुशी मिलती है। इसके बाद मोवन एरा को दिखाता है कि उसने वो घड़ी भी हटा दी है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये देख एरा थोड़ा हैरान होती है और मोवन को उस घड़ी को पसंद ना करने का रीजन बताती है कि वो घड़ी बिल्कुल वही थी जो पहले कोई ऐसा इंसान पहनता था जो उसे बहुत इरिटेट करता था। ये कहकर एरा तो आगे बढ़ जाती
करती है, पर बेचारा मोमोन वहीं खड़ा रह जाता है। फिर यहाँ दिखाते हैं कि ईजन अभी भी इस बात से थोड़ा गुस्सा होती है कि उसे मैथ्यू के साथ बिताने का समय नहीं मिल पाया, लेकिन मैथ्यू उससे कहता है कि उनका दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अभी तो उनकी डेट शुरू हुई है। इसके बाद दोनों साथ में डिनर करने आ जाते हैं और फिर लाइब्रेरी पहुंचते हैं, जहां वो दोनों शांत माहौल में बैठकर एक दूसरे के साथ किताब पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते किस भी कर लेते हैं। फिर बाद में ईजन मैथ्यू से पूछती है कि क्या उसने कभी फिर से कॉस्मेटिक्स बनाने के बारे में सोचा है। फिर वो कहती है कि यूएसयू की जो पुरानी फोटो उसने देखी थी उसमें वो सबसे ज्यादा खुश लग रहा था, और इतना खुश तो उसने भी उसे कभी नहीं देखा, और वो उसकी ये स्माइल वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इस पर मैथ्यू कुछ नहीं कहता और बस स्माइल करते हुए उसे थैंक यू कहता है। तो वहीं एलाइट में दिखाते हैं कि सेक्रेटरी चा जानबूझकर मिशेल का ध्यान भटकाता है और उसे ऑफिस से बाहर ले जाता है, ताकि एरिक आराम से उसके ऑफिस में जाकर छानबीन कर सके। और जब मिशेल वापस आती है तब तक एरिक अपना काम करके निकल भी चुका होता है। तो वहीं मैथ्यू सारे गांव वालों को सेफली विलेज लेकर आ जाता है, लेकिन जब वो सब लोग वहां पहुंचते तो सौमी घर जाने से मना कर देती है और जिनके साथ जाने की बजाय मैथ्यू के साथ चली जाती है। वो इसलिए थोड़ी अपसेट होती है क्योंकि जिन ने उसे सियोल में कोई भी खाना खाने नहीं दिया था। फिर जब सौमी सो जाती है तो मैथ्यू उसे उठाकर जिन के पास ले आता है और उसे उसके रूम में ले जाकर सुला देता है। तभी जिन उसे बताती है कि वो सियोल में शिफ्ट होने की सोच रही है, क्योंकि सौमी के डॉक्टर ने सलाह दी है कि उसे वहाँ एक बड़े हॉस्पिटल में बेहतर इलाज मिलेगा और वो रोज उसे यहाँ से सियोल ले जाकर वापस आने का काम नहीं कर सकती। तो मैथ्यू कहता है कि वो काम मैं कर लूंगा। तुम्हें पता है ना कि सौमी को ये गाँव कितना पसंद है, लेकिन जिन नहीं मानती क्योंकि वो मैथ्यू का एहसान नहीं लेना चाहती और वो कहती है कि सौमी को सच पता चले इससे पहले हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मैथ्यू वो सौमी को सच बताना चाहता है कि वही उस क्रीम को बनाने वाला इंसान है, और वो जिन से भी यही कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो वो खुद ये टाउन छोड़ देगा ताकि जिन और सौमी को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन जिन ये मानती है कि सौमी के लिए ये सच जानना सही नहीं होगा, इसलिए वो इस बात को सौमी को बताने से इनकार कर देती है। लेकिन जब शाम होती है तो पता चलता है कि सौमी अचानक घर से गायब हो गई है और उसका फोन भी बंद आता है, इसलिए पूरे गांव के लोग उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन सबसे आखिर में मैथ्यू उसे अपने ही घर के पीछे वाली जगह पर ढूंढ लेता है। सौमी रोते हुए मैथ्यू को बताती है कि उसे पहले से ही क्रीम वाली पूरी सच्चाई पता थी, लेकिन वो नहीं चाहती कि मैथ्यू वहाँ से चला जाए। फिर वो उससे प्रॉमिस मांगती है कि वो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा, और मैथ्यू उसे वो वादा दे भी देता है। फिर मैथ्यू उसे जिन के पास ले आता है और जिन रोते हुए सौमी से माफी मांगती है और कहती है कि वो उसे लेके सियोल नहीं जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि सेक्रेटरी चा फिर छुपते छुपाते एरिक से मिलने आता है और पता चलता है कि एरिक की चुपके से की गई इन्वेस्टिगेशन का कुछ तो नतीजा निकला है, और उससे पता चलता है कि मिशेल असल में एशियन मार्केट में अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करने की प्लानिंग कर रही है। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि मैथ्यू ईजन को अपनी लैब दिखा रहा होता है और उसकी बातों से पता चलता है कि सौमी से किए गए वादे के बाद मैथ्यू ने भी डिसाइड कर लिया है कि वो फिर से कॉस्मेटिक्स डेवलप करेगा, और अब उसका एक ही गोल है, एक परफेक्ट क्रीम तैयार करना जो उसके प्रॉमिस को सच साबित कर सके। तो वहीं लास्ट में एक बहुत ही शॉकिंग सीन दिखाते हैं जब मिशेल चैंगो से मिलने आती है और उनकी मीटिंग में ये रिवील होता है कि चैंगो असल में मोवन और मैथ्यू की कंपनी को धोखा देने की प्लानिंग कर रहा है और उन्हें एलाइट के हवाले करने वाला है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।